गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और उस टॉपिक का नेम होगा डायरेक्ट टैक्स कोड। जैसा कि आप लोग को पता चल चुका होगा कि डायरेक्ट टैक्स कोड जो इस बार जो बजट पेश हुई है, जो बजट अनाउंस हुई है, उस पर लेके आया गया है कि अब जो आने वाली बिकमिंग फाइनेंशियल ईयर होगा 2025-26, उसके लिए क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स कोड लागू होगा। मतलब इनकम टैक्स बीइंग अबोलिश कंप्लीटली, मतलब इनकम टैक्स जो है एक्ट कंप्लीटली अब अबोलिश हो चुका है। तो आज हम लोग उसी पे डिस्कशन करेंगे। मोस्ट एक हॉट टॉपिक लेके मैं आया हूँ और आप लोग को समझने की चीज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी काफ़ी रिलेवेंट होगा आज का सेशन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये कहना है कि सर जो डायरेक्ट टैक्स कोड बिल जो पास हुई है, जो आया है, तो क्या नेक्स्ट ईयर जो 2025 एग्जामिनेशन होगा, चाहे यूजीसी नेट का होगा, सीए होगा, सीएमए होगा, सीएस होगा, क्या उन सभी एग्जामिनेशन में क्या अप्लीकेबल होगा या नहीं। तो उसको भी मैं, जो दुविधा में है उनको भी मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले चूँकि स्टूडेंट को मैं प्रायोरिटी देता हूँ, तो स्टूडेंट के लिए एक सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि आप लोग निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि 2025 में जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें डायरेक्ट टैक्स कोड से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप लोग 2025 में यदि एग्जामिनेशन में अपियरिंग होंगे तो उस समय इनकम टैक्स एक्ट ही जो आप लोग स्टडीज करते आ रहे हो वही एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट होगा। नेक्स्ट ईयर 2026 को जब जो भी एग्जामिनेशन होगी उनमें ये पूछा जाएगा डायरेक्ट टैक्स कोड। अब चलते हैं कि डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है और क्या ऐसा कमी थी, क्या ऐसा खामियां थी जो इनकम टैक्स को अबोलिश कर दिया गया है या उसको रिप्लेस करके डायरेक्ट टैक्स कोड को लाया गया। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट काफ़ी ओल्ड हो चुका था, काफ़ी पुराना हो चुका था। जैसे इनकम टैक्स एक्ट कब था, IT में लिखा हूँ, इनकम टैक्स जो एक्ट थी वो थी 1961, मतलब कि काफ़ी, यानी कि 6 डिकेड्स एगो की ये बात थी कि तब से ये इनकम टैक्स एक्ट हमारे इंडिया में चलते आ रहा है। यानी कि इनकम टैक्स आयकर अधिनियम 1961, तो ये काफ़ी पुराना हो चुका था और इसमें बहुत सारे ऐसा सेक्शन था, शेड्यूल था जो लोगों को समझने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में टोटल आपको सेक्शन है 398 और आपका शेड्यूल जो है शेड्यूल आपको 14 शेड्यूल है, ठीक है। अब इसके जगह पे हालांकि इन डायरेक्ट टैक्स कोड बिल में क्या किया गया है कि सेक्शन को बढ़ा दिया गया, वो डायरेक्ट टैक्स, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डायरेक्ट टैक्स कोड है, यहाँ पे आपको सेक्शन हो गया, आपको बढ़ गया, कुछ 390 हो गया है और शेड्यूल को मिला करके कर दिया गया है 20 शेड्यूल है, ठीक ना। मतलब यहाँ पे क्या था, इनकम टैक्स एक्ट में जो 398 है बढ़ा नहीं दिया, मतलब कम ही कर दिया गया, यानी कि 398 और 319 है। मतलब बहुत सारे जो इररिलेवेंट सेक्शन था उन सभी सेक्शन को हटा दिया गया, अबोलिश कर दिया गया और सेक्शन को कम कर दिया गया। जैसे देखिए 398 से हो गया 319 हो गया, यानी कि 71 सेक्शन को कम हो गया, जिससे कि समझने वाले जो एसएससी है उनको काफ़ी सुविधा होगी। ये बात रहा। अब समझते हैं इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस था। तो आपको पता चल गया कि इनकम टैक्स एक्ट में काफ़ी वो पुराना हो चुकी थी, काफ़ी कमी थी, खामियां थी। उस खामियां को निकालते हुए, मद्देनजर रखते हुए इनकम टैक्स को अबोलिश कर दिया गया और डायरेक्ट टैक्स कोड हमारे इंडिया में लागू हो गया। ऐसे देखेंगे, अगर आप डाउनलोड करेंगे, कहीं पे भी जाएंगे, जो अनाउंस हुई थी डायरेक्ट टैक्स कोड बिल, तो वहाँ देखेंगे डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2010 लिखा होगा। डायरेक्ट टैक्स कोड जो एक्ट है, ये जिसको बिल बोला गया है, ये 2010 है, क्योंकि ये बहुत पहले से इस पे कार्य चलता आ रहा था। क्योंकि गवर्नमेंट को प्लान ये थी कि जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अप्लीकेबल हो गया इंडिया में, उसका आफ्टर 2 ईयर के बाद डायरेक्ट टैक्स कोड बिल आ जाएगा। इसलिए बहुत पहले से इस पे काम चल रहा था, बट ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि जीएसटी को समझने में जो भी बिजनेसमैन थे, जो एसएससी थे, उसको बहुत परेशानी होने लगा, समझने में काफ़ी टाइम ले लिया, वक्त लगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने आफ्टर 2 ईयर में डायरेक्ट टैक्स कोड बिल को इम्प्लीमेंट नहीं कर सका। तो जीएसटी को समझने के लिए
सरकार ने, गवर्नमेंट ने टाइम दिया बिजनेसमैन को, जो भी ट्रेडर है, ठीक है, जो भी एक्सपोर्टर है, ताकि वो पहले जीएसटी को अच्छे तरह से काम कर ले। स्मूथली जब वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा, इजीली वे से सब अपना अपना वर्क को इजीली कर लेगा, तब जाकर डायरेक्ट एक्सपोर्ट बिल को आप लाया जाएंगे इंट्रोड्यूस। तो बस वही हुआ कि अब लगभग जीएसटी का जितना भी कार्य है वो कम्प्लीटली हो चुका है। स्मूथली ईच एंड एवरी ट्रेडर उसको ऑपरेट कर पा रहा है, ठीक है। तो अब आ गया डायरेक्ट एक्सपोर्ट बिल, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या देखेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट में जो 5 हेड है, अब डायरेक्ट टैक्स कोड में 5 हेड नहीं देगा, सबसे बड़ा ये चेंजेस हुआ। दूसरी बात क्या, डिफरेंट हेड्स के अकॉर्डिंग हम लोग इनकम को कैलकुलेशन करते थे, जो अब डायरेक्ट टैक्स कोड बिल में ऐसा नहीं होगा। इनकम टैक्स एक्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, लेंदी थी, उसको हटा करके काफ़ी सिंपल कर दिया गया है, काफ़ी इजी कर दिया गया है, समझने में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग करने में आसान हो, वर्क करने में इजी हो, ये डायरेक्ट टैक्स कोड बिल में ये लाया गया, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। दूसरा डिफरेंस ये भी दिखाई दे रहा होगा कि सेक्शन में भी डिफरेंस है। इनकम टैक्स में ज़्यादा था, 398 धाराएं थी, जबकि डायरेक्ट टैक्स कोड में 319 धारा लाया गया है, ठीक है। उसके बाद और बहुत बड़ा चेंज ये हुआ कि इनकम टैक्स एक्ट में फिनेंशियल ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर, ठीक है, और असेसमेंट ईयर का जो चक्कर चलता था, ये समझने की जरूरत होती थी। फाइनेंशियल ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है और असेसमेंट ईयर, बट अब डायरेक्ट टैक्स कोड में ऐसा झंझट नहीं है। डायरेक्ट टैक्स कोड आने से क्या हुआ, अब सिर्फ और सिर्फ देखा जाएगा फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर। डायरेक्ट टैक्स कोड में ओनली होगा आपको फाइनेंशियल ईयर, मतलब यहाँ पे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का चक्कर खत्म हो गया, ठीक है, ये रहा। तो आपको यहाँ तक समझ में हो गया कि डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या है। उसके बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेशन में इनकम टैक्स में नहीं लगती थी, बट यहाँ पर टैक्सेशन देनी है। उसके बाद अगर कोई इनकम टैक्स में क्या होता था कि यदि कोई एसएसी इंडिविजुअल है जिसका 10 लाख से एबव इनकम है, तो 10 लाख से एबव है या 10 करोड़ भी है, तो उसको 30% से टैक्स लगा करता था। जबकि अब क्या है डायरेक्ट टैक्स कोड बिल में, यदि कोई एसएसी का 10 करोड़ से एबव इनकम है तो उसको देना पड़ेगा 35% से टैक्सेशन। अब ये समझना क्या है कि ये फायदा है या नुकसान। तो देखिए, जिस तरह जीएसटी को सरकार का जो मोटिव थी, ऑब्जेक्टिव थी कि वर्क करने में इजी हो, कोई भी ट्रेडर को आसान हो जीएसटी रिटर्न फाइल करने में, लेकिन ऐसा हमको लगता नहीं है। उसी चीज़ को थोड़ा इधर उधर कर दिया गया और कॉम्प्लेक्स हो गया, ट्रेडर बहुत परेशान हो गया। इन द सेम वे मेरा जो एजम्पशन है डायरेक्ट टैक्स कोड बिल में, ये कहने का बहुत आसान है, ठीक है, बहुत कुछ ऐसा आसान भी हो गया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगी और कोई ज़्यादा काम आसान नहीं होगा, जैसा कि इसका जो मोटिव है। जीएसटी में भी गवर्नमेंट में यही सोच करके लाया था। हाँ, हालांकि मैं डीपली से बताना नहीं चाहूँगा इसके अंदर की बात, क्योंकि ये गवर्नमेंट की प्लान है। अभी जो गवर्नमेंट ने बोला मैं उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, और जो इसका रूल्स है, जिसका मोटिव है, उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं डीपली से जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इसमें क्या कमी है वो मैं जानता हूँ, और ये बाद में उसको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा तो मैं बताऊँगा। आज सिंपल सा हम लोग डिस्कशन करते हैं क्या कमी है, मतलब क्या क्या डिफरेंसेज है। तो समझ में आ गया क्या 30 है और 10 करोड़ से वो बढ़ेगा तो 35% से टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। और इसके बाद ये हुआ कि इनकम टैक्स में जो इनकम का जो टैक्स थी, जैसे वेल्थ टैक्स थी, गिफ्ट टैक्स थी और इनकम टैक्स थी, उन तीनों को मर्ज करके एक ही जगह लाया गया है, ठीक है। सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ सैलरीड एम्प्लॉई, जो सैलरीड पर्सन है उसको एडवांटेज हुआ, उसको टैक्स बहुत कम जाएगा। इससे पहले परेशान काफ़ी हुआ करता था, जो जिसको भी सैलरी मिलती थी उसको टैक्स अच्छा खासा लग जाता था, बट इससे एक एडवांटेज हुआ, जो इंडिविजुअल उसको फ़ायदा हुआ, जो जॉब करते हैं, सैलरीड पर्सन है, उनको अब टैक्स कम देना पड़ेगा। तो ये एडवांटेज हुआ इंडिविजुअल के लिए। जनरली मोस्टली ये डायरेक्ट टैक्स कोड आने से जो इंडिविजुअल है उसको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज हुआ, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, और हम लोग आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।